मैं पूनम संगत के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये संगत कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ते हुए अभी हम चर्चा कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। हम सब लोगों का जो जीवन है एक लिमिटेड समय के लिए मिला हुआ है। और इस लिमिटेड समय में ही जीवन को सफल करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होती है। तो जीवन सफल कब माना जाता है? जब हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लेते हैं। संसाधनों की कमी नहीं रहता है जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे पास जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन है। और इस अवस्था को समृद्धि कहते हैं। समृद्ध हो जाना कि आपको जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग सारे संसाधन इतना जुटा लिए कि संतुष्ट हो गए। अब संतुष्ट होने के बाद लोग चाहते हैं कि अब जैसा वो समृद्ध बने वैसे दूसरे लोग भी समृद्ध बने और लोगों के लिए वो काम करना शुरू करते हैं। तब वो समृद्ध कहलाता है। और दूसरी जो चीजें हैं सफलता के लिए, समृद्ध होने के साथ साथ उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बना रहे, लोगों के बीच बना रहे और वो ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा उनको मिलता रहे। तब जीवन सफल माना जाता है, समृद्धि से और प्रतिष्ठा से। और तीसरी जो जरूरी है, समृद्धि और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ ज्ञान। इतना ज्ञान हो कि लोग उस ज्ञान को ध्यान से सुने। और हर एक सवालों का, हर एक तर्कों का, वितर्कों का जवाब देने की क्षमता, सही गलत को जानने की, परखने की बुद्धि, अज्ञानता से बाहर निकल करके सही ज्ञान को प्राप्त करना, ये तीनों चीज, आर्थिक समृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा और ज्ञान, जब ये तीनों चीज जीवन में आता है तो व्यक्ति लगभग सफल कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ आरोग्य, सुरक्षा और सुख,
हमारे जीवन में आरोग्य भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, स्वस्थ भी हो, हमारा शरीर किसी प्रकार से बीमारी से हम ग्रसित न रहें, रोग मुक्त रहे, आरोग्य रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से। ये आरोग्यता भी जीवन की सफलता के लिए जरूरी तत्व है। इसके साथ साथ सुरक्षा, हम सुरक्षित रहें, किसी प्रकार के अचानक कोई दुर्घटना, कोई आक्रमण, कोई आघात, कोई चोट, कोई संक्रमण हमको प्रभावित न करे। ये सुरक्षा की भावना जीवन में जरूरी है। और सुख का भाव, सुख का भाव कब आता है? जब हमको प्रेम करने वाले हों, परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, चारों तरफ लोगों का सम्मान मिले, प्रेम मिले, आदर मिले, तब वो सुख का भाव आता है। एक ही जीवन में इन सब चीजों को अर्जित करना और इनको अर्जित करके इस दुनिया से जाना, ये सफलता है। और हमारा ये जो सिस्टम जो बन करके तैयार हुआ है, आर्थिक गण व्यवस्था, इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक, चाहे गांव का व्यक्ति रहे, चाहे शहर का व्यक्ति रहे, वो ट्राइबल कम्युनिटी का, उस अवस्था तक पहुंचाने में हमारी आर्थिक गण व्यवस्था सक्षम है। आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था कर सकता है भविष्य में। आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से वो बहुत ढेर सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित कर सकता है। आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से वो ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसके माध्यम से वो आरोग्य रह सकता है, प्रेम, समाज, परिवार, रिश्तेदार का दिल जीत सकता है, सुख की प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि ये सिस्टम सभी दिशाओं पर काम करता है, सिर्फ एक ही दिशा पर काम नहीं करता। समाज की अर्थव्यवस्था को सिर्फ मजबूत करने काम नहीं करता, बल्कि सभी दिशाओं पर यह आर्थिक गण व्यवस्था, हमारा केंद्रीय गण व्यवस्था ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये संपूर्ण जीवन को सफलता की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। इसीलिए गांव को समृद्ध बनाना और ब्लॉक लेवल के समाज को समृद्ध बनाना, अब सिर्फ समृद्ध बनाना ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक मूल्यों को स्थापित करना, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। समाज के संसाधनों का विकास करना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना, उसको ज्ञानवान बनाना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान करना हर क्षेत्र में। तो आर्थिक गण व्यवस्था को
सफल बनाने के लिए, जैसा कि कल के सत्र में हम लोगों ने देखा कि सुना कि ब्लैक लेवल पर संपत्ति का विकास करना और दूसरा जो है बाजार का निर्माण करना, और संपत्ति और बाजार दोनों के विकास करने के लिए वो ढेर सारा पूंजी की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि संपत्ति हमको खरीदना पड़ेगा, फ्री में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, खरीदना पड़ेगा। और बाजार को स्थापित करने के लिए भी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो टीआरसी है वो 10 एकड़ से 100 एकड़ एरिया में जो बनना है, और इतने बड़े टीआरसी को बनाने के लिए वो ढेर सारा फंड की जरूरत पड़ेगी। अब इतने ढेर सारे फंड ना तो हमको सरकार से लेने हैं और ना ही बैंक से लेना है। तो ये पैसा आएगा कैसे? और आने का जो तरीका है वो बड़ा कठिन नहीं है, सरल है। पैसा रुपया एक बड़ा जादुई और तिलस्म चीज है। उसको आकर्षित करने के जो तरीके हैं वो बड़ा सिंपल होते हैं। बहुत परिश्रम करके भी पैसा नहीं आता, लेकिन हल्का फुल्का कुछ गणित होते हैं, कुछ सीख होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उद्योगपति लोग फंड का व्यवस्था करते हैं। सीधी सी बात है, हमारे समाज के प्रत्येक लोगों की उसमें हिस्सेदारी होगी। और जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी। और यदि हम अपनी हिस्सेदारी उसमें लेते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति उसमें हिस्सेदारी लेता है। हिस्सेदारी मतलब शेयर, तो पूंजी की कमी नहीं होगा, पैसों की कमी नहीं होगी, और बड़ा आसानी से टीआरसी खोला जा सकता है। 1 रुपया जब हमारे जेब में हो तो 1 रुपये से कोई सामान नहीं आता। देखिए, रुपया जो है गणित के सिद्धांत से बढ़ता है। इस देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं और 12 करोड़ लोग 1 रुपया देते हैं, तो एक ही दिन में 12 करोड़ हो सकता है। तो 2 प्रकार के पैसों की प्रबंध होगा, एक तो बरार के माध्यम से और दूसरा शेयर के माध्यम से। बरार हमारे पूर्वजों की पारंपरिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हर एक सार्वजनिक काम करने पर बराबरी से घरों घर राशि या अनाज इकट्ठा किया जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ में के कुछ हिस्सों में बरार कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस इसी बरार व्यवस्था को अपडेट किया गया है आर्थिक गण व्यवस्था में। और दूसरा जो शेयर की व्यवस्था जो कहा जा रहा है, वो भी हमारे पूर्वजों की व्यवस्था का ही अपडेट किया गया है। हमारे पूर्वज सार्वजनिक संपत्ति को बांटने के लिए जमीन में चटाई बिछा करके उसका भागा हिस्सा बनाते थे, कूढ़ा बनाते थे। और उस कूढ़े को उस इकट्ठे हुए भागा को जितने सदस्य होते थे
उतने हिस्सों में वो भागा हिस्सा बनाया जाता था। जैसे गांव भर के लोग मछली पकड़ा तालाब से और गांव में 100 परिवार हैं, तो 100 हिस्सों में जमीन में चटाई बिछा करके भागा कर दिया, तो 100 भाग हो गए, एक परिवार का एक भाग। तो ये भागा हिस्सा करने के जो पूर्वजों के जो तरीके हैं, उसी तरीके को अंग्रेजी में शेयर कहा जाता है। तो पूर्वजों की जो शेयर पद्धति है, भागा हिस्सा करने की जो पद्धति है, और पूर्वजों की जो बरार और खरवन की जो पद्धति है, उसी पद्धति को लागू किया गया और उसी पद्धति से बहुत बड़े मात्रा में ब्लॉक लेवल पर संपत्ति निर्माण करने के लिए और बाजार स्थापित करने के लिए फंड आएगा। और एक बार अगर संपत्ति और बाजार बन गया तो फिर वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जंगल भले खत्म हो जाएंगे, पानी भले खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों का बाजार कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इंसान रहेगा, तब तक वो खरीदना बंद नहीं करेगा, और जब तक वो खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक बाजार बंद नहीं हो सकता। तो स्थायी व्यवस्था है टीआरसी समाज के संसाधनों में बढ़ोतरी करने का, स्थायी व्यवस्था। हमारे पूर्वजों ने जो खेत बनाया था वो बहुत दिनों तक चला, किंतु एक स्थिति ऐसा आ रहा है कि हमारे खेत, हमारे जमीन खत्म होने के कगार पर आ गया। इसका मतलब अब लग रहा है कि हमारे पूर्वजों की जो पैतृक संपत्ति है वो अस्थायी संपत्ति है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। लेकिन जो बाजार बनेगा टीआरसी, वो स्थायी संपत्ति होगा, क्योंकि वो कभी खत्म होगा नहीं। जब तक मानव सभ्यता रहेगी धरती पर, तब तक बाजार जीवित रहेगा, और तब तक बाजार जीवित रहेगा, इसका मतलब हमारा बाजार भी जीवित रहेगा, और आने वाला पीढ़ी उसी बाजार और उसी संसाधन के आसपास इर्द गिर्द अपने आने वाले भविष्य को सुंदर और समृद्ध बनाएंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सफल बनाने के लिए जो जो जरूरी कार्य है वो सब संभव है। हम फिर से इस संसार को खूबसूरत और हरा भरा बना सकते हैं। तो साथियों, ये आर्थिक जन व्यवस्था पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके इस कार्य को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने, बरार और शेयर के बारे में ज्यादा डिटेल इस कार्यक्रम में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी रात के 8 बजे वेबिनार चल ही रहेगा। तो इस युग का सबसे बड़ा काम होगा हम सब लोग यदि मिल करके
इस आर्थिक गण व्यवस्था को सफल किए तो। और इसको करने का सीधा फार्मूला है कि हमको अपना डेट निर्धारित कर लें, किस तारीख पर मेरा मंथली बरार जमा होगा और किस तारीख पर मेरा वार्षिक बरार जमा होंगे। दिनांक महत्वपूर्ण चीज होता है, हर एक चीज दिनांक पर आधारित होता है। किसी का जन्मदिन फिक्स दिनांक पर होता है, बैंक का EMI फिक्स दिनांक पर होता है। उसी प्रकार से बरार भी यदि महीना जमा करते हैं तो हर महीना के कौन से तारीख पर, यदि साल में जमा करते हैं तो साल के कौन से तारीख पर और कौन से महीने पर, और शेयर का भी वही रहेगा। सालाना शेयर है तो कौन से महीने की कौन से तारीख पर, और यदि मासिक है तो कौन से महीने के हर महीने के कौन से तारीख पर। ये हर एक व्यक्ति को सुनिश्चित करवाने हैं। अपना तारीख सब लोग याद रखें और उसी तारीख, वो तारीख कभी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी हमको वातावरण निर्माण करना है। फिक्स तारीख वाला सिस्टम हमको, फिक्स तारीख वाला वातावरण हमको निर्माण करने हैं। अभी जो नियम बनाया गया आर्थिक गण व्यवस्था का, वो आने वाले समय में कल्चर का रूप धारण करेगा, संस्कृति का रूप धारण करेगा। शुरुआत में कोई भी नियम, प्रारंभ में नियम होता है, बहुत से लोग उस नियम को परखते हैं, मानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब ये 2-3 पीढ़ी जब चल जाता है तो परंपरा बन जाती है, और परंपरा बन जाने के बाद उस पर कोई सवाल नहीं करता, सब लोग उसको मानने लगते हैं। शुरुआत में जब मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने का नियम बनाए होंगे तो शुरुआत में बहुत से लोग नमाज पढ़ने से इनकार भी किए होंगे, मानने से इनकार किए होंगे। कौन सुबह सुबह नमाज पढ़े, आलस आया होगा बहुत से लोगों में। लेकिन जब वो नमाज की सिस्टम कई पीढ़ियों तक चला तो उनकी परंपरा बन गई, और देखते देखते और जो है कई पीढ़ियों तक चला तो उनकी संस्कृति बन गई और उनके धर्म का हिस्सा बन गया नमाज अदा करना। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जो बरार व्यवस्था है और शेयर की व्यवस्था है, उसको कल्चर का रूप धारण करवाना है, संस्कृति का अंग बन जाए। ऐसा हमको वातावरण, ऐसी हमको प्रयास करना है। धीरे धीरे 1-2 पीढ़ी के बाद नया जो वंश होगा, नया जो संतान होगा, वो ये कहने लगेगा कि बरार, खरवन और शेयर की व्यवस्था हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। अगर ऐसा होने लगा तो मात्र बरार से ही 12 करोड़ आदिवासी, जिसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ चुका है। हर साल अरबों और खरबों रुपए की बरार और शेयर जमा होने लगे, बिना किसी प्रकार के ज्यादा सामाजिक दबाव बनाए बिना ही, क्योंकि सबकी हैबिट में, सबकी आदत में आ चुका रहेगा। उसी प्रकार से हम बाजारों से सामान खरीदते हैं। समाज के बाजार में खरीदने
वहां शेयर लगाने की हमारी आदत बन चुकी रहेगी, तो दूसरी जगह का सामान हमको पसंद भी नहीं आएगा और ना ही दूसरी जगह निवेश करने में हमको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो समाज आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध बनता चला जाएगा। जब समाज आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न होगा तो आने वाला पीढ़ी का शिक्षा मजबूत होगा, उसका रिसर्च मजबूत होगा। दुबई, सिंगापुर, इजराइल आदि देशों जैसा टेक्नोलॉजी में, संसाधन में, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में आने वाला पीढ़ी मजबूत होगा। अभी नवा पीढ़ी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका भविष्य कैसा होगा, इसलिए बहुत से लोग गलत दिशा में भी चल देते हैं, भटकाव की स्थिति में रहते हैं। पढ़ने के बाद भी जब नौकरी न लगे और उसके पास किसी प्रकार से रोजगार के संसाधन न हो तो यह पीढ़ी भटक ही जाता है। उन आने वाले पीढ़ियों को बचाना है तो हमको आर्थिक जन व्यवस्था को मजबूत करने की जो रणनीति है उस रणनीति पर काम करने की जरूरत है। और यही रणनीति हमारी स्थायी समाधान है और संपूर्ण समाधान है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत लेवल पर भी प्रत्येक व्यक्ति को समाज के समृद्ध बनना है, उसको आत्मनिर्भर बनना है, उनके अपने अपने कौशल योग्यता को बढ़ाना है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने, क्योंकि यह व्यवस्था सिर्फ सामुदायिक लेवल पर ही काम नहीं करता, व्यक्तिगत लेवल पर भी काम करता। और व्यक्तिगत लेवल पर और सामुदायिक लेवल पर दोनों पर काम करने के लिए हमारा ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, प्रशिक्षण की व्यवस्था है, वो जरूरी है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित हुए कोई न तो व्यक्तिगत लेवल पर सक्सेस हो सकता है और न ही सामाजिक लेवल पर सक्सेस हो सकता है। इसलिए कई लेवल के जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें किया गया है। एक तो बेसिक प्रशिक्षण जो 2 दिन का आर्थिक प्रशिक्षण होता है वो, इसके अलावा अन्य लेवल के कई प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें होगा। शिविर की व्यवस्था है, सम्मेलन की व्यवस्था है, वेबिनार की व्यवस्था है, सेमिनार की व्यवस्था है। इन सारी चीजों को भी अटेंड करना पड़ेगा। तो जितना जरूरी बरार और शेयर जमा करना है उतना ही जरूरी प्रशिक्षण लेना भी है। जब समाज के प्रत्येक लोग प्रशिक्षित होंगे तो हमारा समाज कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ में हमारे जो समाज की मूलभूत ढांचा है, नारगण व्यवस्था, कुलगण व्यवस्था, परगना, गढ़, कोट, ये भी समृद्ध होंगे। सामाजिक नियम भी बनेंगे और उस नियम पर दंड भी लागू होगा। सामाजिक नियम और दंड भी इसमें साथ साथ चलेगा। जैसे अभी गढ़ लेवल पर एक नियम हम लोगों ने प्रसारित किया है, हालांकि वो नियम सभी जगह के लिए है। न्योता का सिद्धांत क्या है? अभी तक हमारे पूर्वजों द्वारा चलाया जा रहा है। जब भी किसी व्यक्ति को न्योता मिलता है, संस्कारों का जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार,
आदि की जब सूचना मिलती है, न्योता मिलता है, तो हमारे समाज में परंपरा है कि हर काम को छोड़ करके वो न्योता पुराता है, उपस्थित होता है। किंतु किसी कारणवश यदि नहीं जा पाता है तो बाद में भी न्योता पुराता है। वही न्योता के सिद्धांत को सामाजिक चीजों में भी लागू किया गया है कि कहीं पर यदि सामाजिक मीटिंग, सभा और सम्मेलन हो रहा है तो वहां पर भी उपस्थिति अनिवार्य है। ये एक नियम प्रसारित किया गया है। दूसरा नियम ये बनाया गया है कि गढ़ के जो पदाधिकारी होंगे, ब्लॉक लेवल पर जब भी कोई सूचना प्रसारित किया जाएगा तो सूचना को, उस आमंत्रण को परगना लेवल पर पहुंचाना, 2 दिन के भीतर में परगना लेवल पर पहुंचाना, और परगना लेवल वाले लोग उस सूचना को 2 दिन के भीतर गांव लेवल पर पहुंचाएंगे, और गांव लेवल वाला जो व्यक्ति है उस सूचना को प्रत्येक घर में पहुंचाएगा, उस आमंत्रण को। और इसके लिए वॉलेंटियर, ब्लॉक वॉलेंटियर, फील्ड वॉलेंटियर और विलेज वॉलेंटियर जो होंगे उनके माध्यम से ये होगा। अब इस कड़ी में मान लीजिए किसी ने सूचना को नीचे नहीं फैलाया और कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे, उसके लिए दंड विधान भी लागू किया गया है। मान लीजिए फील्ड वाले ने सूचना नहीं पहुंचाया तो 12 गांव के लोग को सूचना नहीं मिला, तो 12 गांव के लोगों को सूचना नहीं मिला तो 12 गांव के लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में उस फील्ड वाला, परगना वाला जो पदाधिकारी है उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, और गांव वालों ने सूचना प्रत्येक परिवार को नहीं पहुंचाया तो गांव के प्रभारी के ऊपर जुर्माना लगेगा। और यदि सूचना मिलने के बावजूद भी कोई परिवार के लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो प्रत्येक परिवारों पर भी जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। ये 2 नियमों को विशेष करके हम लोग अभी शुरुआत किए हैं और आगे ये सभी जगह लागू होगा। तो इस प्रकार से समाज की व्यवस्था भी मजबूत होगी। आइए आज के योग और तंद्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लें और गहरा लंबा सांस